Good morning, good afternoon, good evening, friends. Let's start our day. And as you all know that we have already started with law of demand. तो आपने सबने पॉइंट नंबर 42 से 62 का रीडिंग किया या 1 से 62 का रीडिंग किया है? 1 से 62. आई टोल्ड यू क्यूमुलेटिव रीडिंग होना चाहिए आपका. क्यूमुलेटिव रीडिंग मतलब पिछले पॉइंट्स भी आपको साथ साथ में रीड करने जरूरी है. आई होप आप सब लोग ये रूल्स फॉलो कर रहे हो. ठीक है, आज हम लोग डिमांड का चैप्टर जहां तक भी कंप्लीट करें आपका होमवर्क रहेगा. भले ही मैं एंड में बोलूँ ना बोलूँ, अभी सुन लो. एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे आपको आज. चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे आपको आज, जो नोट्स में दे रखे ना पीछे. यस, लेट्स बिगिन. यस्टरडे वी डिस्कस्ड डिमांड. डिमांड के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड. यू विल टेल मी. ऑरेंज शर्ट. यस, बैठिए बैठिए, बैठ के बोलिए. 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिमांड. डिजायर मतलब वांट, करेक्ट. एक मिनट, बाकी लोग सपोर्टिंग एक्टर साइड रोल मत प्ले कीजिए, उसको बोलने दीजिए. सेकंड, एबिलिटी टू पे, वेरी गुड. थर्ड, विलिंगनेस टू स्पेंड. ओके, एंड देन 2 चीजें हर वक्त डिमांड और सप्लाई के साथ रहेगी. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस. ये सपोर्टिंग एक्टर आ ही जाते पिक्चर में. तो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स: डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू स्पेंड, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस. इसको हम बोलते हैं डिमांड. ठीक है, डिजायर को सिर्फ डिमांड नहीं बोल सकते, एबिलिटी टू पे होना ही चाहिए और उसके साथ साथ विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए. कल मैंने आपको एबिलिटी टू पे नहीं रहने के बाद क्या होता है वो भी समझाया बेगर के एग्जांपल में, और मैंने कल आपको विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं रहने के बाद क्या होता है वो भी समझाया माइजर के केस में. याद है ना आपको सबको? यस. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने 2 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स कवर किए थे. पहला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइस ऑफ मेन गुड्स. क्या बोलेंगे बोलो? प्राइस ऑफ मेन गुड्स. जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसको बोलते हैं मेन गुड्स. सो गाइज, इसका जो प्राइस होता है और डिमांड, इनके बीच रिलेशनशिप क्या होती है? इनवर्स होती है. तो कल हमने लिखा भी था प्राइस जब बढ़ेगा तब डिमांड कम हो जाएगा, और ये प्राइस ऑफ एक्स है तो डिमांड भी एक्स का ही रहता है. करेक्ट एवरीबडी? एंड ये जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, जिसका दूसरा नाम है नेगेटिव रिलेशनशिप. करेक्ट है साक्षी? कितने बजे होता है क्लास का टाइम? आप मुझसे 15 मिनट पहले आना चाहिए कल से. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स में कितने गुड्स है? 2. पहला है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा है सब्स्टिट्यूट. चलो सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं. प्राइस ऑफ, बोलो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल, कोई तो एग्जांपल बोलो. टी एंड कॉफी. मतलब भारत माता की जय. 12वीं की चीज को हम छोड़ेंगे ही नहीं एंड तक, है ना? 12th में जो पढ़ा टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट, बस वही परमानेंट हो गया अपना. इतने वफादार तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं रहोगे शायद. प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा? बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो लोग टी कंज्यूम करेंगे उसमें से कुछ लोग टी को छोड़कर कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी टी का प्राइस बढ़ चुका है. राइट? एंड कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो इसके बीच कौन सी रिलेशनशिप है? डायरेक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. करेक्ट, एकदम सही जा रहे हो. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल बोलेंगे कार एंड पेट्रोल. 7 जन्मों का साथ तुम्हारा, है ना? कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक भी बोल सकते हैं हम. तो एनीवेज, सादे सिंपल एग्जांपल क्यों ना हो, बट ये माइंड में अगर फिक्स है तो आंसर सही होना चाहिए. वही लॉजिक से आपने जाना चाहिए. एक बात याद रखिए, एग्जाम में कभी भी आप डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप याद नहीं रखोगे. आप हर बार एग्जाम्पल के थ्रू ही एक बार कंफर्म करोगे, कितना भी खुद पे भरोसा हो. ठीक है? तो कभी कभी एग्जाम प्रेशर में हो जाता है कि हम उल्टा सोच लेते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. उससे अच्छा याद रखने की जरूरत ही क्या है जब लॉजिक पता है. तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा करो. ठीक है? नाउ टेल मी, प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर कार क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि जो लोग कार खरीदना सोच रहे हैं वो लोग कार को पोस्टपोन कर देंगे. करेक्ट?
एंड व्हेन आई एम सेइंग पेट्रोल दैट मीन्स ऑब्वियसली सीएनजी वगैरह ये सब भी आ गया फिर, ठीक है सर। पेट्रोल अगर बढ़ जाए तो सीएनजी की कार का डिमांड बढ़ेगा सर, ऐसा वो लॉजिक मत सोचो। फ्यूल का कॉस्ट, जब हम पेट्रोल बोलते हैं इट मीन्स फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी बढ़ गया सोचो, तो ऑब्वियसली कार्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कौन सा है, इनवर्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये जो भी स्क्रीन पर लिखा है यहां पर, आप सबने ये कल लिखा है मेरे साथ, ग्रेट, और अब तक याद है आपको। चलो शैल आई रब दिस, चलिए बढ़िया। लेट्स नाउ कंटिन्यू आगे का पार्ट, कंज्यूमर्स इनकम। एक बात याद रखिए, इकोनॉमिक्स में इनकम को आई नहीं बोलते, वाई बोलते, वाई। क्यों वाई, क्योंकि आई जो है वो इन्वेस्टमेंट ले गया, आई डिनोट्स इन्वेस्टमेंट, तो फिर बचा वाई, इसलिए वाई आ गया। सर वाई ही क्यों लिया मत पूछिए, वाई है, ठीक है। इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। अब मुझे बताइए, नॉर्मली अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो डिमांड फॉर गुड्स वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है नॉर्मली, बराबर ना, वो बढ़ा देगा। ये रिलेशनशिप कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जिसका दूसरा नाम पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट डू यू थिंक कि ये हर टाइप के केस में होगा, हर गुड्स में ऐसा होगा क्या, नहीं ना, तो लिखिए मत, रुकिए 2 मिनट। हर टाइप के गुड्स में ऐसा नहीं होगा, तारा रुकिए, लिखो मत। हर टाइप के गुड्स में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी इंफीरियर गुड्स भी पिक्चर में आते हैं। अब सोचिए इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, हमारा इनकम बढ़ चुका है तो हम क्या ज्यादा इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे, नहीं ना, हम क्या करेंगे फिर, इंफीरियर का कंजम्पशन कम कर कर नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स पे जाएंगे ना, यस और नो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ेगा, डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स भी बढ़ेगा। बट जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, आईजी स्टैंड्स फॉर इंफीरियर गुड्स, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशनशिप कौन सा है, इनवर्स, और ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। और फर्स्ट वाला जो केस है वो कौन से गुड्स के लिए था, नॉर्मल ऑब्लिक सुपीरियर गुड्स के लिए था। अब लिख लो आप, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, बट दैट्स हैपनिंग ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स। हो सके उतना स्क्रीन पे देख के नहीं लिखने का, पहले लिखने का फिर स्क्रीन से कंफर्म करने का, थोड़ी आदत चेंज करो। आप प्रिंटिंग प्रेस नहीं हो, धप 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 है, ऐसे देख के लिखने की जरूरत नहीं है। जब समझ गया है तो अपने मन से लिखने का, क्रॉस चेक करने का एक बार, करेक्ट लिखा है क्या। इनकम बढ़ेगा, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, कोई भी इंसान मजबूरी में इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करता है दोस्तों, तो इनकम बढ़ने के बाद ऑब्वियसली उसकी मजबूरी खत्म हो गई है, तो वो नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा और इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देगा वो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब क्या, इसको हम फैशन भी बोल सकते हैं, इसको हम लाइक्स डिसलाइक्स भी बोल सकते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिस चीज का आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उस चीज का डिमांड बढ़ेगा ऑफ कोर्स, और जिस चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको कम अच्छा लग रहा है उस चीज का डिमांड भी कम हो जाएगा। मुझे बोलिए, बचपन से आपके लाइक्स अभी तक सेम है क्या, मैं चीजों की बात कर रहा हूं, बचपन से आपके जो लाइक्स थे चीजों की हद तक, वो अभी तक सेम नहीं है। बचपन में शायद आपको कैंडी लॉलीपॉप पसंद आते होंगे, उसके बाद शायद थोड़ा सा बड़े होने के बाद में डेयरी मिल्क वगैरह, अभी भी शायद डेयरी मिल्क वो लेवल पर ही रहेंगे आप शायद, जो भी हो। लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एंड एवरीथिंग, बराबर। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिस चीज का अच्छा लगे, ज्यादा बढ़े, उस चीज का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब ये रिलेशनशिप आपको डायरेक्ट एंड पॉजिटिव दिख रही है, बराबर। ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 आइटम्स। पहला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। दूसरा विब्लन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट। तो मैं ऐसा पुटअप करना चाहूंगा, पहले डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात करते या बैंड वैगन इफेक्ट की बात करते।
किसी और के पास है तो मुझे भी चाहिए। ये बन गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? जो चीज कॉमन हो गई वो नहीं चाहिए, ये होता है स्नॉब इफेक्ट। विबलन इफेक्ट क्या होता है? प्रेस्टिजियस गुड्स चाहिए, जो अनकॉमन है वो चाहिए, ये बन जाता है विबलन इफेक्ट। जनरली ये तीन चीजें आपको कौन से गुड्स में नजर आती है? नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स या सुपीरियर गुड्स? सुपीरियर गुड्स एवरीबडी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तीन आइटम हर वक्त इन्फ्लुएंस करेंगे। कौन से तीन आइटम है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है बैंड वैगन इफेक्ट, फिर दूसरा है स्नॉब इफेक्ट, और तीसरा है विबलन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट उसके पास है, मुझे भी चाहिए। आईफोन समझता तो कुछ है ही नहीं, मगर बस दूसरे ने लिया, अपने को भी चाहिए आईफोन। तो ये क्या बन गया? बैंड वैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, पापा ने बोला फिर आईफोन 5 ले ले बेटा, मैंने बहुत कॉमन हो गया, आउटडेटेड हो गया, स्नॉब इफेक्ट। तो फिर क्या चाहिए बेटा? आईफोन 13 चाहिए, विबलन इफेक्ट, प्रो मैक्स वगैरह वॉट एवर। हाँ, 13 का टेबल नहीं आता होगा अपने को, मगर वो आईफोन 13 चाहिए अपने को। तो दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज ऑफ विबलन इफेक्ट, राइट? अनकॉमन चाहिए। तो ये बन गया आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस का लॉजिक। तो यहां पर आप मेरे साथ यहां पर और दो आइटम लिखोगे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जगह नहीं रहेगी, ऊपर नीचे ब्लैंक स्पेस जहां दिखे वहां लिखो। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑब्लिक बैंड वैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑब्लिक बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड BAND, बैंड वैगन VAGON, बैंड वैगन इफेक्ट। ओके, ये दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है, बैंड वैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उसके साथ साथ दूसरा स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या? कॉमन हो गया तो वो नहीं चाहिए। एंड लास्ट विबलन इफेक्ट, ये क्या होता है? हाई क्लास, अनकॉमन चाहिए, हाई क्लास चाहिए, प्रेस्टिजियस चाहिए। डन गाइस? नाउ ये जो भी ऊपर हमने डिटर्मिनेंट्स लिखे, इसको ब्रैकेट करके आप लिख सकते हो इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल का डिमांड इन सब फैक्टर्स से चेंज होता है। बट नीचे जो अदर्स लिखा है, यहां पर आप लिखोगे मार्केट डिमांड। अब जो हम आइटम पढ़ने वाले हैं, ये ओवरऑल मार्केट के डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। आपको आइटम्स पढ़ने के बाद समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे सबसे पहला आइटम यहां पे लिखा है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग सपोज प्राइस विल राइज। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग, जैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, बराबर ना? तो फिर ऐसे केस में अगर प्राइजेस ऑफ कमोडिटी एक्स, फ्यूचर प्राइजेस, अभी के प्राइजेस नहीं, ये लिखता हूं मैं, FP लिख देता हूं। FP स्टैंड्स फॉर फ्यूचर प्राइस, ठीक है? तो फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स अगर बढ़ने वाला है, तो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स आज क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आज? कल अगर महंगा मिले तो आज सस्ते में ले लो ना, सिंपल लॉजिक। फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो आज का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आज अगर 100 रुपीज लीटर है डीजल, तो कल जाके अगर न्यूज ऐसी आ रही है, अरे कल से 110 होने वाला है, अचानक से वॉर सिचुएशन बहुत खराब हो गए, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? आज आप सब लोग गाड़ी में फ्यूल डीजल जो है वो फुल कर दोगे, पेट्रोल जो है वो भी फुल कर दोगे, बराबर ना? क्योंकि कल से प्राइस बढ़ेगा। जेपा क्या? तो ये हो गया फ्यूचर प्राइस। बट एक्सपेक्टेशन सिर्फ फ्यूचर प्राइस के बारे में नहीं होते, एक्सपेक्टेशन हमारे फ्यूचर इनकम के बारे में भी होते हैं। सपोज आपका फ्यूचर का इनकम बढ़ने वाला है, तो आपका डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का आज ही बढ़ जाता है। मालूम है आपको ये बात? सर ऐसे कैसे सर, इनकम तो अभी तक बढ़ा नहीं तो डिमांड कैसे बढ़ेगा? अरे पैसा ज्यादा आएगा, ये खुशी में इंसान खर्च करता है, बराबर है कि नहीं? मुझे बोलिए, जब इंसान बोलता है आज पार्टी है, किस बात की पार्टी? प्रमोशन हो गया। प्रमोशन आज हुआ है भाई, सैलरी मिली क्या तेरे को? आज प्रमोटेड सैलरी आज मिली है क्या? नहीं, मगर वो पार्टी कब कर रहा है? आज। हुआ ना एग्जांपल इसका? तो फ्यूचर इनकम जब बढ़ेगा तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आज ही बढ़ जाते हैं। फ्यूचर इनकम अगर घटने वाला है, कोविड सिचुएशन, लॉकडाउन, इंडिया 21 दिन के लिए बंद, सपने में किसी ने नहीं सोचा था, हुआ मगर रियलिटी में। पहले एक दिन, फिर 21 दिन, फिर
ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में हम सबको लगने लग गया कि हमारा फ्यूचर इनकम क्या होगा, कम होगा। तो हम सब ने अपने खर्चे कम किए या नहीं किए? यस। अभी लॉकडाउन जस्ट अनलॉक हुआ है पूरी तरीके से, जस्ट, मगर लोग फिर अभी से ही फॉर्म में आ गए। और अब पहले जैसा इनकम होगा, खर्च कर रहे हैं अभी से। इनकम होगा मगर खर्च आज ही से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब जब फ्यूचर इनकम बढ़ने वाला होता है तो डिमांड आज से ही बढ़ जाता है, करेक्ट। सो फ्यूचर इनकम अगर बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहां पर भी फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाले, डिमांड बढ़ेगा आज, ये बन गया डायरेक्ट रिलेशनशिप। एवरीबॉडी ठीक है, लिख दीजिए। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन किसके बारे में होते हैं? फ्यूचर के बारे में होते हैं। फ्यूचर के कितने आइटम्स की बात कर रहे हैं हम? 2। और एक आइटम हो सकता है फ्यूचर का सप्लाई। फ्यूचर का सप्लाई आपको ऐसा लग रहा है कि अरे शॉर्टेज होगा, तो आज का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा ना एवरीवन। तो ये भी आइटम एक आ सकता है, फ्यूचर का सप्लाई अगर आपको लग रहा है कम होने वाला है तो डिमांड आज ही बढ़ जाएगा। जैसे कि लॉकडाउन में आपने देखा, देखा या नहीं देखा आपने? अचानक से जब अनलॉक हुआ, थोड़ा सा क्यों ना हो, सब लोग जाके ग्रोसरी तो ऐसा खरीद रहे थे जैसे कि 5 साल घर में ही बैठना है। ग्रोसरी आइटम्स ऐसे खरीद रहे थे, 10-10 किलो, 20-20, 25-25 किलो गेहूं खरीद रहे हैं, जबकि 5 किलो का रिक्वायरमेंट है। तो इतना रश क्यों था दुकानों पर? बिकॉज सबको क्या लगने लग गया, शॉर्टेज होगा, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ले लो। तो जब फ्यूचर का सप्लाई आपको कम दिख रहा है तो डिमांड आज ही बढ़ जाता है। ये क्या रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। बट ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ वाई या फिर एस, तो आपको बाद में समझना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। चल रब दिस। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्री का पॉपुलेशन जितना ज्यादा, उस कंट्री का ओवरऑल डिमांड उतना ज्यादा होगा ना। इंडिया का डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का कंपेयर्ड विद श्रीलंका डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नथिंग। उनका श्रीलंका का डिमांड अपने सामने कुछ भी नहीं है, महाराष्ट्र बस हो गया उसके लिए, इंडिया तक जाने की भी जरूरत नहीं है, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पॉपुलेशन ज्यादा होता है उतना डिमांड भी ज्यादा होता है। क्यों सर? क्योंकि सभी को बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज तो लगते ही है ना। तो फिर ये क्या बन गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे हो सकता है? या तो एज वाइज बात करेंगे, या तो सेक्स वाइज बात करेंगे, मेल फीमेल, या तो एजुकेशन वाइज बात करेंगे, लिटरेट इलिटरेट। यस और नो? अब बताइए, एज वाइज जितने यंग एज ज्यादा रहेंगे उतना फैशनेबल क्लोथिंग्स, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ों का डिमांड ज़्यादा रहेगा, कॉस्मेटिक्स वगैरह का। जितना आपका ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा उतना आपका वॉकिंग स्टिक्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन, इन सब का डिमांड ज़्यादा रहेगा, पैथोलॉजी लैब्स एंड एवरीथिंग मेडिसिन वगैरह। और अगर जितने चिल्ड्रन का पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा उतना आपका टॉयज, डाइपर्स, इनका डिमांड ज़्यादा रहेगा। सही है क्या? तो ये क्या बन गया, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्स वाइज बात करेंगे तो मेल फीमेल की बात करेंगे, मेल पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो मेल के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ज्यादा रहेगा, फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो कॉस्मेटिक गुड्स वगैरह का डिमांड ज्यादा रहेगा, बराबर। एजुकेशन वाइज बात करेंगे, लिटरेट इलिटरेट, अगर लिटरेट लोग ज्यादा रहेंगे तो लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजों का डिमांड ज्यादा रहेगा। बट अगर इलिटरेट पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स, मैनुअल वर्क करने वाली चीजें, उनका डिमांड ज्यादा रहेगा फिर, करेक्ट। तो जो आपके कंट्री का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड चेंज होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ऊपर के आइटम्स इंडिविजुअल क्यों लिखे थे और नीचे के ओवरऑल क्यों लिख रहे हैं, अपन मार्केट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे कंट्री के डिमांड की बात चल रही है। यहाँ पर लिखा आपने, ये लिखा क्या? डन।
लिख दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट, वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन। वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन या तो एक्सट्रीम कोल्ड रह सकता है या तो एक्सट्रीम हॉट रह सकता है। अगर कोल्ड सिचुएशन है, लेट्स से कश्मीर, तो उस केस में आपके डिमांड फॉर हॉट कमोडिटीज विल बी इंक्रीजिंग मोर। वेरएज अगर हॉट सिचुएशन से लाइक राजस्थान, तो उस केस में डिमांड फॉर कोल्ड कमोडिटीज विल बी इंक्रीज्ड। क्या दिख रहा है आपको? हॉट वेदर में कोल्ड कमोडिटीज, कोल्ड वेदर में हॉट कमोडिटीज। इसका मतलब ये क्या हो गया रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप बोल सकता हूं ना इसको मैं? यस, राइट इट। कोल्ड हॉट, कोल्ड रहेगा तो डिमांड फॉर हॉट कमोडिटीज विल इंक्रीज, और अगर वेदर सिचुएशन हॉट रहेगा तो डिमांड फॉर कोल्ड कमोडिटीज विल इंक्रीज। इनवर्स रिलेशनशिप है इनके बीच। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का हो सकता है, या तो इवन मतलब इक्वल, या तो अनइवन मतलब नॉट इक्वल, इनइक्वल। तो ऐसे केस में मुझे बताइए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनकम है, लेट्स से पूरे इकोनॉमी में 1,00,000 करोड़ रुपए, 1,00,000 करोड़, समझता ना? तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप सब में पॉपुलेशन इतना ही है और आप सब में वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इमेजिन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी, एंड नाउ वर्सेस दिस दूसरा इकोनॉमी इमेजिन करते जहां पर 1,00,000 करोड़ का वापस से इनकम है, मगर टॉप 2 बेंचेस में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी सब में वो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड। 90% ऑफ दैट इनकम इज इन टॉप 2 बेंचेस एंड रिमेनिंग इज इन ऑल द बेंचेस। जैसे इंडिया में दिखता है आपको, पूरे इनकम का मैक्सिमम पोर्शन अंबानी अदानी, बाकी अपने सब में बटा हुआ है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में ये दो इकोनॉमी में से कौन से इकोनॉमी में आपको लगता है कि ओवरऑल डिमांड ज्यादा रहेगा? इक्वल वाले या अनइक्वल वाले? इक्वल वाले। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम जहां पर रहेगा, ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, अधिकतर जनता के पास बहुत कम पैसा है, तो उनका ओवरऑल डिमांड बहुत ही कम रहेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स? जस्ट इमेजिन कि अंबानी अदानी जैसे टॉप 10 लोगों का इनकम सब इंडियंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ऑब्वियसली ओवरऑल डिमांड उस इकोनॉमी का बढ़ जाएगा, करेक्ट? तो फिर ऐसे केस में हम बोलेंगे इवन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो डिमांड विल बी मोर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो डिमांड विल बी लेस। इसको कोई रिलेशनशिप नहीं बोल सकते आप, डायरेक्ट है या इनवर्स है ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई एरोज नहीं है इवन अनइवन के उधर। ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डू यू थिंक एडवर्टीजमेंट विल इफेक्ट योर डिमांड? एडवर्टीजमेंट अगर जितना पावरफुल रहेगा उतना डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, एडवर्टीजमेंट जितना साधारण रहेगा डिमांड उतना, एडवर्टीजमेंट अगर बहुत कम रहेगा तो डिमांड भी कम रहता है, करेक्ट? तो एडवर्टीजमेंट जितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, डिमांड उतना ज्यादा रहता है। मतलब कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, लॉ ऑफ डिमांड। आप सबको पता है ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बट इसके सिर्फ टेक्निकल शब्द है जो आपको ध्यान से सुनने अच्छे से, ठीक है? तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, सबसे पहला स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है उसका? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम है, यस राइट देयर, सेट्रिस पैरिबस। Ceteris paribus, other things remaining constant, other things remaining the same. Ceteris paribus. If the price of the commodity increases, the demand क्या लिखा है? Contracts. Contracts मतलब क्या? कम हो जाना। मगर contracts क्यों लिखा सर? Because it's a technical word. When demand decreases due to price of main goods, it is called contraction. Demand increases due to price of main goods, it is called expansion.
व्हाट आई एम टेलिंग यू, ड्यू टू व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू प्राइस रहेगा, वो भी प्राइस मत बोलो, प्राइस ऑफ मेन गुड्स बोलो। तो उस केस में ही आप ये शब्द यूज कर सकते हो, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगला सेंटेंस पढ़िए, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या लिखा है, डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम हो गया, डिमांड बढ़ना चाहिए, बट क्या लिखा है आगे, डिमांड एक्सपांड्स, टेक्निकल शब्द आ गया एक्सपांशन। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नीड टू बी यूज्ड ओनली व्हेन डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू प्राइस, नहीं, प्राइस ऑफ मेन गुड्स। सर प्राइस क्या, प्राइस ऑफ मेन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी होता है, रिमेंबर दिस। सो प्राइस ऑफ अदर गुड्स कंसिडर नहीं करेंगे, मेन गुड्स के प्राइस की वजह से ही अगर होता है तो हम बुलाते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? सो आपको क्या दिख रहा है इसमें, प्राइस आपका इंक्रीज हुआ तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, प्राइस आपका डिक्रीज हुआ तो डिमांड एक्सपांड हुआ, मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। तो ऑब्वियसली वापस से ये वही बात कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट में पढ़ा था, प्राइस ऑफ मेन गुड्स एंड डिमांड हैज डैश रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, करेक्ट। अब यही सेम लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल ने भी दिया है, नाम तो सुना ही आपने, रियल आर्किटेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड का वर्डिंग क्या दिया, देखिए, मीनिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिर्फ एक बार पढ़कर समझना है कि क्या ये सेंटेंस बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस जैसा है क्या। अल्फ्रेड मार्शल स्टेट्स दैट द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेसर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस? ये सेंटेंस बोलता है अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बेचना है तो उसको आपने कम दाम में ऑफर करना चाहिए ताकि परचेसर्स ज्यादा मिले। सिंपल सी बात है, ये शर्ट अगर मैं 2000 में बेचूं तो मुझे परचेसर्स कम मिलेंगे, यही शर्ट अगर मैं 500 में बेचूं तो मुझे परचेसर्स ज्यादा मिलेंगे, एज सिंपल एज दिस, समझा? And in other words, the amount demanded increases with the fall in the price. Amount demanded increases with the fall in the price and diminishes with the rise in the price. जितना प्राइस राइज होगा, अमाउंट डिमांडेड विल डिमिनिश, एंड जितना प्राइस इंक्रीज होगा, अमाउंट डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना प्राइस कम करोगे, अमाउंट डिमांडेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? तो अल्फ्रेड मार्शल ने और कुछ नहीं बोला, अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बेचना है तो उस चीज का प्राइस आपको कम करना पड़ेगा ताकि ज्यादा परचेजर मिले। गॉट इट? तो सर ये भी याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, ये सिर्फ आपको एमसीक्यू में डैश बोलकर कुछ आ सकता है, तो आपको बस करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड, अगर सिंगल लाइन अजम्पशन में बोलूं लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, सिंगल लाइन अजम्पशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में हर डिटर्मिनेंट जिस पे आपका डिमांड डिपेंड करता है उसको क्या कर लो, कांस्टेंट, एक चीज को छोड़कर, प्राइस, वापस प्राइस ऑफ मेन गुड्स। ऑल फैक्टर्स ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस ऑफ मेन गुड्स। तो यहां पे देखिए, no change in consumer income, no change in government policy, no change in taste preference, no speculation, मतलब क्या, future expectation, लिखिए उधर, future expectation is called speculation. No change in price of other goods, other goods में कितने goods आएंगे, 2, complementary and substitute goods. No change in any factor on which demand is dependent except price of main goods, except price of main goods. अब आपने वहां पर लिस्ट देखा था डिटर्मिनेंट्स का, वो लिस्ट को बोलते हैं इंक्लूसिव लिस्ट। क्या बोलते हैं उस लिस्ट को, इंक्लूसिव, मतलब क्या, वो जो आइटम्स आपको दिए थे उन पर ही डिमांड डिपेंडेंट नहीं करता है, उनके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करता है, जैसे कि वहां पर ये नहीं लिखा था गवर्नमेंट पॉलिसीज, हो ना, गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी डिमांड डिपेंड करेगा कि नहीं, यस और नो? गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या क्या आता है, 2 आइटम आते हैं, टैक्सेस
सब्सिडीज, दो आइटम्स आते हैं, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्सेस जितने ज्यादा बढ़ेंगे डिमांड उतना कम हो जाएगा, सब्सिडीज जितनी ज्यादा रहेगी डिमांड उतना बढ़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट अगर ज्यादा दे रहा है तो आपके हाथ में वो चीज सस्ते में मिल रही है आपको। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स जिसका प्राइस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज 1000 सपोज, सब्सिडी के बाद वो आपके हाथ में कितने में आ रहा है, 700 रुपए में एग्जाम्पल। तो फिर ऐसे केस में 700 रुपए आ रहा है सब्सिडी की वजह से, 300 गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, तो हमें सस्ता मिल रहा है ना, तो हम डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सब्सिडीज जितनी गवर्नमेंट ज्यादा देगा उतना हमारा डिमांड बढ़ेगा। 300 की जगह गवर्नमेंट अगर कल बोल देता है 500 का सब्सिडी है, तो फिर उस केस में ऑब्वियसली हमारा डिमांड और भी बढ़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के वहां पे लिखना है तो लिख दीजिए टैक्सेस सब्सिडीज, टैक्सेस सब्सिडीज। चलिए डिमांड शेड्यूल, जिसको डिमांड शेड्यूल बोला तो भी चलेगा, शेड्यूल शेड्यूल दोनों भी एक ही, प्रोनाउंसिएशन अलग है, बस स्पेलिंग करेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। अब ये डिमांड शेड्यूल हो या शेड्यूल हो, वॉट एवर, आई विल से शेड्यूल, सिंपल, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल के केस में क्या होता है, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था उसी चीज को हम क्या करेंगे, टैबुलर फॉर्मेट में डालेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला था, जब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, तो कोई बात नहीं, एक कॉलम में प्राइस बढ़ाओ और दूसरे कॉलम में डिमांड कम कर दो। अगर ऐसा टेबल हम रेडी करते हैं तो उस टेबल को हम लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। बोथ लॉजिक इज सेम, दोनों का लॉजिक सेम ही है। कैसे एक सेम ही है, क्योंकि एक जगह हम वर्डिंग में बोल रहे, दूसरी जगह हमें एग्जाम्पल के थ्रू वही दिखा रहे। It shows the relationship between dash and dash, price of the goods and quantity demanded। अब मुझे बताइए इन दोनों आइटम्स में, प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, कौन सा आइटम इंडिपेंडेंट है और कौन सा आइटम डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कौन सा है, वेरी गुड, प्राइस है, ये इंडिपेंडेंट हो गया। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों सर, क्योंकि हम फ्रीली चेंज करेंगे प्राइस को, उसकी वजह से चेंज होगा डिमांड। फ्रीली चेंज करेंगे प्राइस को, उसकी वजह से चेंज होगा डिमांड। सबको समझ रहा है क्या, करते का सगळ्यांना, बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना, ग्रेट। अब देखिए ये एग्जांपल, प्राइस 0.25 है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 12, प्राइस बढ़ गया 50 पैसे 0.5, तो डिमांड क्या हो गया 10। प्राइस और बढ़ गया तो डिमांड क्या हुआ 8। प्राइस बढ़ते जा रहा है, डिमांड क्या होते जा रहा है, कम 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 होते जा रहा है ना। प्राइस बन गया 3 रुपए, डिमांड बन गया 0। तो फिर एज द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट ना एवरीवन, एज द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यही सेम चीज लॉ ऑफ डिमांड ने बोली थी, यहां पर टेबुलर फॉर्मेट में अपन ने एग्जांपल के थ्रू लिया, इसको बुलाएंगे डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल वाला आइटम अगर मैं एक्स एंड वाई एक्सिस में ग्राफिकल फॉर्मेट में डाल दूं तो मैं उसे क्या बुलाऊं, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मतलब डिमांड शेड्यूल में जो लिखा था उसको अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये बन गया डिमांड कर्व। इसमें कंपल्सरीली क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर ही रहेगा और प्राइस कभी भी वाई एक्सिस पर ही रहेगा, ठीक है। एंड इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बोलते हैं इसको। डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का दूसरा नाम क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड भी बोलते हैं। बट आखिर ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड।
प्राइस और क्वांटिटी के बीच कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। इनवर्स से मतलब क्या हुआ, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो ये डॉट्स जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलेगा। देखते हैं ड्रॉ कर एक बार। ये शेड्यूल था, ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपका क्वांटिटी और ये प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ डेयरी मिल्क एंड प्राइस ऑफ डेयरी मिल्क। ठीक है, मैंने आपको बोला था क्वांटिटी कभी भी एक्स एक्सिस पर आएगा, प्राइस कभी भी वाई एक्सिस पर आएगा। अब जरा देखिए कि अगर मैं ये डॉट लिखता हूं, इसका मतलब मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, बराबर। तो प्राइस कितना है? 3 रुपीज। क्वांटिटी कितना है? 0। फिर प्राइस घट गया तो क्वांटिटी बढ़ गया। मैं ऊपर जा रहा हूं ना, अभी उल्टा जा रहे हैं हम लोग। तो प्राइस घट गया तो क्वांटिटी बढ़ गया, 2 क्वांटिटी हो गया। प्राइस और भी घट गया तो क्वांटिटी और भी बढ़ गया, 4 का क्वांटिटी हो गया। प्राइस घटते जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, प्राइस घटते जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। अगर इन सभी को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो ब्लू कलर का लाइन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे हम बुलाएंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को मैं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बोलता हूं। ये हो जाता है निगेटिवली स्लोप्ड। तो कैन आई से इट इज राइट टू लेफ्ट अपवर्ड राइजिंग, because it is left to right downward sloping. Can I call this as right to left upward rising? No. Why not? Because origin इधर है। कोई भी ग्राफ हम कहां से पढ़ते हैं? ओरिजिन से पढ़ते हैं, याद रखो। So therefore it cannot be positively sloped right to left. right to left नाम की कोई चीज ग्राफ में नहीं आती है, याद रखो। It is always left to right downward sloping, या तो left to right upward rising अगर वो सप्लाई कवर रहेगा तो। समझा क्या? वैसे वो ऐसा क्यों नहीं बन सकता सर, ओरिजिन से ही क्यों पढ़ना है? बिकॉज वी आर स्टडिंग डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी आर स्टडिंग डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो प्राइस को चेंज कर डिमांड पढ़ो, प्राइस को चेंज कर डिमांड पढ़ो, प्राइस को चेंज कर डिमांड पढ़ो। बाय डिफॉल्ट यू आर कमिंग लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। समझे कि नहीं? एक्सेप्शंस कौन से आइटम्स होते हैं? किन चीजों को हम एक्सेप्शंस बुलाते हैं? जो लॉ को फॉलो नहीं करते। क्लास का टाइम 9:45, आने का टाइम 10। कोई बात नहीं, 7 तारीख तक मैं वेट करूंगा। 7 तारीख तक कॉलेज के कुछ एग्जाम से कुछ प्रॉब्लम से शायद, इसलिए कोई बात नहीं, नथिंग एग्जम्प्टेड। 8 तारीख के बाद 9:45 को डोर बंद हो जाएंगे, एक्सेप्शंस विल बी एक्सेप्टेड, बाहर ही रह जाएंगे। वो एक्सेप्शंस वो होते हैं जो लॉ को फॉलो नहीं करते। मतलब 9:45 ना, घर से 9:45 को निकलेंगे, है ना? 9:45 टाइम था ना सर, आपने बोला नहीं यहां पहुंचने का टाइम 9:45। एक्सेप्शंस वो लोग होते हैं, वो चीजें होती है जो लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है प्राइस जब जब बढ़ेगा तब तब डिमांड कम होना चाहिए, मगर प्रेस्टिजियस गुड्स में तो ऐसा होता ही नहीं है। प्रेस्टिजियस गुड्स जैसे कि डायमंड्स, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि कुछ एंटिक ज्वेलरीज, ये चीजों की हद तक क्या होता है, जितना इनका प्राइस ज्यादा होता है डिमांड उतना ज्यादा होता है, तभी तो ऑक्शनिंग वगैरह होता है ना। यस और नो? तो फिर ऐसे केस में प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में प्राइस जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे हैं क्या ये लोग? नहीं। प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है ना। तो ये बन गया एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक बात याद रखिए, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा होना जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन में जाए। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है वो एक्सेप्शन है। तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करने के लिए दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ना चाहिए, या तो प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड सेम रहना चाहिए। वो भी तो एक्सेप्शन ही है ना। प्राइस जब जब बढ़ेगा, डिमांड अगर घटेगा तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, नहीं घटेगा मतलब या तो वो कांस्टेंट रहेगा या तो वो बढ़ेगा। तो दोनों भी क्या बन गए? एक्सेप्शन। तो कॉन्स्पिशियस, ये वर्ड शायद आपने पहली बार सुना रहेगा। तो कॉन्स्पिशियस का मीनिंग और कुछ नहीं होता है, प्रेस्टिजियस होता है। ठीक है, BMW, मर्सिडीज, ये सब चीजें इधर आती है, कॉन्स्पिशियस गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आइटम पढ़िए, क्या लिखा है? गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफन, ये इकोनॉमिस्ट थे,
जिन्होंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया कि पुअर कैटेगरी के लोग जो जनरली लेट से पुअर क्वालिटी ब्रेड, व्हीट कंज्यूम करते, बाजरा पुअर क्वालिटी कंज्यूम करते हैं, इनका प्राइस अगर घटता है तो ये अपना डिमांड नहीं बढ़ाते, घटाते। प्राइस ऑफ लेट से लो क्वालिटी व्हीट या ब्रेड घट जाता है तो डिमांड फॉर व्हीट ब्रेड वो लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मगर सर ऐसा क्यों करेगा गरीब इंसान? क्योंकि जब वो व्हीट का प्राइस कम होता है या लो क्वालिटी व्हीट या ब्रेड का प्राइस कम होता है तो उस गरीब इंसान का परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। परचेसिंग पावर क्या होता है? परचेसिंग पावर क्या होता है? एबिलिटी टू परचेस, जिसका नाम क्या है इकोनॉमिक्स में टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट। परचेसिंग पावर को क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरा व्हीट का प्राइस, ब्रेड का प्राइस कम हो गया तो मैं एज अ पुअर पर्सन मेरा परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैं मेरे फैमिली को और व्हीट क्यों खिलाऊं? फिर वो जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उससे मैं नॉर्मल व्हीट खिलाऊंगा ना, नॉर्मल क्वालिटी का व्हीट खिलाऊंगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डालडा घी का एग्जांपल याद है क्या आपको? डालडा घी रेगुलर बैच में अपन ने एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज मेरे घर डालडा घी आता है 9 kgs, राइट, एंड 1 kg आता है सुपीरियर घी, गोकुल घी, चितले घी। अब अगर डालडा घी का प्राइस कम हो जाए तो मैं 10 kg डालडा घी खरीद लूंगा क्या? 1 kg चितले कैंसिल कर दूंगा क्या? मैं इनफैक्ट क्या करूंगा, डालडा घी का प्राइस अगर कम हो जाए तो 9 kg की जगह 8 kg डालडा लेकर 2 kg में नॉर्मल या सुपीरियर घी लूंगा। क्योंकि कोई भी इंसान मजबूरी में वो इंफीरियर गुड्स खरीद रहा है। अगर मेरा एक बजट है 1000 रुपीज का टू बी स्पेंट ऑन घी और डालडा घी का प्राइस कम हो रहा है तो मेरा 1000 का परचेसिंग पावर क्या हो गया? बढ़ गया। तो मैं ट्राई करूंगा मेरे फैमिली को मैं नॉर्मल क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी घी खिलाऊं कंपेयर टू दैट डालडा घी। समझा कि नहीं? ये पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? सर रॉबर्ट गिफन ने। इसलिए इसका नाम बन गया गिफन गुड्स। गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस है दोस्तों। क्या डिफरेंस है? इन गिफन गुड्स बार बार खरीदना पड़ता है वो चीज को, जैसे कि लो क्वालिटी व्हीट, ब्रेड, डालडा घी, ये सब रिकरिंग बेसिस पर परचेज है या लाइफ में दो साल में एक बार, 4 साल में एक बार? रिकरिंग बेसिस। तो ये क्या बन गया? गिफन गुड्स। बट मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपने बैच में और वो था लो क्वालिटी स्लीपर्स। क्या हम बार बार स्लीपर्स खरीदते रहते? जितने फ्रिक्वेंटली हम ब्रेड खरीदेंगे या डालडा घी खरीदेंगे उतने ही फ्रिक्वेंटली हम स्लीपर्स खरीदते हैं क्या? तो स्लीपर्स क्या बन गया? इंफीरियर बट नॉट गिफन। बट ये व्हीट, ब्रेड, ये क्या बन गया? लो क्वालिटी व्हीट, ब्रेड क्या बन गया? इंफीरियर एज वेल एज गिफन। ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस सुनोगे तो शायद और क्लैरिटी बढ़ेगा आपका। ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर मे और मे नॉट बी गिफन। ऑल गिफन आर इंफीरियर क्योंकि इंफीरियर गुड्स जो रिकरिंग बेसिस पर परचेस करेंगे उसी को गिफन बोलते हैं। मगर हर इंफीरियर गुड्स गिफन होना जरूरी नहीं है, जैसे कि स्लीपर्स। जेपा लिखो टॉप ऑफ द पेज, ये सेंटेंस लिखो वहां पर। ऑल गिफन गुड्स आर inferior in nature but all inferior goods may not be given. All inferior goods may not be given. All inferior goods may not be given. जेपा समझा? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, अजीबोगरीब वर्ड है। कॉन्स्पिशियस मतलब प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस नेसेसिटी मतलब क्या?
रियल में वो नेसेसिटी नहीं है, मगर लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि वो नेसेसिटी हो गया। जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हो गया कि ये नेसेसिटी बन गया है। फ्रिज घर में तो चाहिए ना, मोबाइल, ओ माय गॉड कैसे रह पाएंगे मोबाइल के बगैर, मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, होता है ना ऐसा। तो एग्जाम्पल लिख दीजिए वहां पर, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा। इन चीजों का इतना ज्यादा यूसेज हो चुका है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल में, कि हमने इनको मान लिया है नेसेसिटी गुड्स। अब अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाए, इनका प्राइस बढ़ भी जाए तो भी हम इनको खरीदते हैं, करेक्ट। तो ये क्या बन जाता है फिर, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। इनका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इनका डिमांड कम नहीं होता है, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड कम नहीं होता है, मतलब ये फॉलो कर रहे क्या लॉ ऑफ डिमांड को, नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज प्राइस स्पेक्यूलेशन बाय कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर स्पेक्यूलेट कर लेता है प्राइस को, जो कि अलाउड नहीं है, लॉ हमने अजम्पशन में लिखा था नो स्पेक्यूलेशन, बट सपोज प्राइस स्पेक्यूलेट कर दिया कंज्यूमर ने, कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा, तो वो आज का डिमांड क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फ्यूचर का प्राइस, कल से प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे, मगर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आज का प्राइस तो वही है ना जो कल का प्राइस था। यस्टरडेज प्राइस एंड टुडेज प्राइस इज सेम, तो लॉ ऑफ डिमांड सेज यस्टरडेज डिमांड एंड टुडेज डिमांड शुड बी सेम, मगर वो कर नहीं रहे हो आप। सी अंडरस्टैंड, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो रॉन्ग हियर, अज्यूमिंग कि सर ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इसलिए एक्सेप्शन, इसलिए एक्सेप्शन नहीं है। आज डेट क्या है, 5 अप्रैल, कल डेट क्या था, 4 अप्रैल, and tomorrow's date will be 6th April. Yesterday's price 100 rupees, today's price 100 rupees, किसी भी चीज का। Yesterday's demand 10 kg, today's demand according to law of demand should be 10 kg, मगर कल से प्राइस होगा 110। ये अगर आपको एक्सपेक्टेड है, कल अभी तक हुआ नहीं है, टुमारो अभी तक आया नहीं है, मगर आपको लग रहा है कि कल से प्राइस 110 होगा, तो आज आपका डिमांड आप 10 kg की जगह 12-15 kg कर दोगे, यस और नो। तो फिर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ क्या, ये दोनों आइटम्स को देखकर बताओ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ क्या, देयरफॉर इट इज एक्सेप्शन। समझे एवरीबॉडी। तो प्राइस स्पेकुलेशन बाय कंज्यूमर अगर रहेगा तो फ्यूचर प्राइसेस अगर बढ़ने वाले हैं तो आज का डिमांड वो बढ़ा देता है। तो आज का प्राइस और यस्टरडेज प्राइस वाज सेम, टुडेज प्राइस एंड यस्टरडेज प्राइस वाज सेम, टुडेज डिमांड एंड यस्टरडेज डिमांड शुड बी सेम, नॉट फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड ब्रोकन, बन गया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज इंपल्सिव परचेस। ये क्या होता है, बिना सोचे समझे वर्थ ऑफ कमोडिटी को जाने बगैर हम उसे परचेस कर लेते हैं, अलग ही मूड में होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली वो बन जाता है इंपल्सिव परचेस। जैसे कि किसी चीज की परख नहीं है आपको और आपको सामने वाले ने बना दिया, आपको पता है क्या बना दिया, तो ऐसे केस में आप उसे ज्यादा दाम में भी खरीद रहे हो, बन गया इंपल्सिव परचेस। होता है ना ऐसे, हर एक के साथ होता है कभी ना कभी। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोल रहा है ये प्योर लेदर जैकेट है सर, 20,000 का जैकेट है, आपको सिर्फ आपके लिए सर, आज के दिन के लिए, क्योंकि आप आए हो या मुझे कुछ जाना है, अर्जेंसी है, ये वो, आपको मैं 5,000 में दे रहा हूँ। और आपको लगता है वाह यार रियल जो लेदर है अब 20,000 का होता है, मेरे को 5,000 में मिल रहा है, आप बाय कर लेते हो। बाद में पता चलता है वो रेजिन है, प्योर लेदर था ही नहीं वो, तो बन गए तुम। ये क्या हो गया, इंपल्सिव परचेस। उस मोमेंट पर आपने रियल वर्थ जाने बगैर उसको परचेस कर लिया। तो प्राइस ज्यादा था या कम था, ज्यादा था, उसने दिखाया आपको कम, मगर एक्चुअल में प्राइस ज्यादा था। रेजिन का जैकेट 2,000 का आता है, उसको कितने में बेचा उसने, 5। आपको रियल वर्थ मालूम था क्या उसका, नहीं, आपने बाय कर लिया, बन गया इंपल्सिव परचेस। विदाउट नोइंग द वर्थ ऑफ कमोडिटी व्हेन यू बाय इट बिकम्स impulsive purchase. At times in your online shopping also you impulsively purchase things.
होता है ना ऐसा? अरे कितना मस्त ऑफर है, 2000 कट करके क्या लिखा है, 20 रुपए, और आप बाय करते हो और पता चलता है कुछ और ही आ गया, डुप्लीकेट ही आ गया, या पता नहीं फोटोग्राफी में सिर्फ अच्छा दिख रहा था, रियल में तो कोई फिनिश ही नहीं है उसका। होता है ऐसा? जस्ट बिकॉज इट वॉज 2000 कट करके 20 रुपीज या 200 रुपीज यू बॉट इट। अरे ऑफर 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 एंड्स इन 5 मिनट्स, अरे क्लिक कर, पे कर, हो गया। इम्पल्सिव परचेज। सो इम्पल्सिव परचेज में प्राइस ज्यादा रहने के बावजूद भी आपका डिमांड ज्यादा होता है, बिकॉज आपको रियल वर्थ ही नहीं मालूम। थिंकिंग ऑफ पीपल, इसका दूसरा नाम है इल्यूजन। क्या नाम है इसका? इल्यूजन। क्या होता है इल्यूजन पीपल का? हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी। अगर ऐसे सोच वाले लोग हमारी इकोनॉमी में रहेंगे, जितना प्राइस ज्यादा क्वालिटी उतना बेटर, जितना प्राइस कम क्वालिटी उतना घाटी, अगर ऐसा सोच वाले हम लोग हैं तो ऑब्वियसली इस इकोनॉमी में फिर जितना प्राइस बढ़ेगा डिमांड उतना बढ़ेगा, क्योंकि जब जब प्राइस बढ़ेगा लोगों को लगेगा क्वालिटी अच्छी है। जस्ट इमेजिन कि ये शर्ट मैं बाय करता हूँ 2000 में, मेरा फ्रेंड बाय करता है 800 में, सेम कलर, सेम फैब्रिक, सेम लोगो, सब कुछ सेम, पीछे कंपनी का नाम भी सेम, फिटिंग भी सेम, बावजूद इसके मुझे हर वक्त क्या फीलिंग होगा कि उसने डुप्लीकेट परचेज किया और मेरा ओरिजिनल शर्ट है। होता है ना ऐसा? फैक्ट नहीं भी हो, मन को मान के अपन ये खुश होते हैं, राइट? तो ये बन जाता है इल्यूजन ऑफ पीपल, बट हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी। यही शर्ट 2000 का अगर सपोज अचानक से 1200 में आ जाता है, तो मुझे लगता है कि अरे क्वालिटी खराब हो गई, डुप्लीकेट दे रहे, कम क्वालिटी का दे रहे, तो मैं उसे बाय नहीं करता हूँ। प्राइस कम होने के बावजूद भी मैं उसे बाय नहीं कर रहा हूँ। और वही 2000 का शर्ट अगर 2200 का हो जाए, 2500 का हो जाए, तो मुझे लगेगा अरे फैब्रिक का क्वालिटी इंप्रूव हो गया है ना, स्टिच का क्वालिटी इंप्रूव हो गया है। तो ये अगर सोच है तो इस इकोनॉमी में कभी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो इल्यूजन थिंकिंग क्या है? प्राइस जितना ज्यादा क्वालिटी उतनी ज्यादा, तो ऑब्वियसली डिमांड भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। प्राइस बेटर क्वालिटी, प्राइस ज्यादा क्वालिटी बेटर डिमांड मोर, तो ये बन गया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। फैशनेबल प्रोडक्ट्स, जो चीज फैशन में होती है आप सबको पता है, वो चीज उस वक्त महंगी होती है, बावजूद इसके हम उसे बाय करते हैं। होता है ना ऐसे? और जो चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है वो सस्ती हो जाती है, मगर हम फिर बाय नहीं करते। इसका मतलब ये है कि फैशनेबल प्रोडक्ट्स लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी उनका डिमांड ज्यादा है। एक मूवी में अगर कोई एक हीरो ने कोई पर्टिकुलर क्लोथिंग अगर बाय मतलब ये किया, पहन लिया, तो वो बन जाता है ट्रेंड, स्पेशली व्हेन द हीरो इज रणवीर सिंह, राइट? तो वो ट्रेंड बन जाता है, और वो जब ट्रेंड बन जाता है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस मार्केट में ज्यादा होता है, फिर भी लोग उसी को बाय करते हैं, राइट? डू यू वेयर बैगी पैंट्स, बेल बॉटम पैंट्स these days? No. After 5-7 years wait, you will wear, because it will come in some of the movie, और कोई तो अच्छा हीरो, भारी हीरो पहनेगा और तुम भी पहनोगे। अक्षय कुमार का बेल बॉटम मूवी आया था अभी, उसके बाद वापस थोड़ा ट्रेंड में आया, बट 2-3 इंपैक्टफुल ऐसी चीजें हो गई तो वो ट्रेंड बन जाता है। और जब वो ट्रेंड बन जाता है तो वो बेल बॉटम पैंट जो अदरवाइज 200 में भी बिकती थी, वो शायद 1000-2000 में बिके, फिर भी तुम उसे बाय करोगे। आज 200 में भी उसे बाय करने को रेडी नहीं हो आप। तो फैशनेबल प्रोडक्ट्स का प्राइस ज्यादा है, बावजूद उसके उसका डिमांड भी ज्यादा है। अनदर एग्जांपल कैन बी आईफोन, या कोई भी नया फोन लॉन्च होता है तब फैशन में होता है, ट्रेंड में होता है, और तभी तुम्हें बाय करना होता है। तुम्हें पता है, सबको पता है कि जब नया फोन लॉन्च होता है तो उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। थोड़ा रुक जाओ 6 महीने 8 महीने, तो उसका प्राइस, उसी फोन का प्राइस कम हो जाएगा, बट बावजूद इसके तुम वेट नहीं करते, तुम उसे तभी बाय करते हो जब वो लॉन्च हो रहा है, बराबर कि नहीं? तो ये बन जाएगा एक्सेप्शन। ब्रांड प्रेफरेंस। व्हाट इज ब्रांड प्रेफरेंस? एक आधे ब्रांड के आप दीवाने हो तो उस केस में आपको कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि उस ब्रांड के चीज का प्राइस कुछ भी हो आप फिर भी उसे बाय करोगे,
नहीं, फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ योर फ्रेंड इज सपोज वेयरिंग ओनली पेपे जींस, नाउ पेपे जींस का प्राइस बढ़ जाता है 10% से, बावजूद इसके वो पेपे ही बाय करता है। अच्छा, हमने पूछा भी एज अ समझदार पर्सन, कह रहे पेपे क्यों बाय कर रहे हैं, प्राइजेस 10% से बढ़ गए, बाकी ब्रांड भी अवेलेबल, पेपे इज पेपे। अरे पेपे ब्रांड है, क्या ब्रांड है, कहाँ का ब्रांड है, बस नीचे लंदन लिखा रहता है इसलिए पता है लंदन का ब्रांड है, बाकी अदरवाइज उससे कुछ समझता नहीं है, जस्ट ही इज क्रेजी फॉर दैट ब्रांड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्रांड प्रेफरेंस। और ये बन जाएगा आपका एक्सेप्शन, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आप इसे डिमांड करोगे, प्राइस घटने के बावजूद भी आप उसे उतना ही डिमांड करोगे, बिकॉज यू आर क्रेजी फॉर दैट ब्रांड। डिमांड फॉर नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, ये नेसेसिटीज मानी जाती है आजकल, रोटी कपड़ा मकान एंड मोबाइल। आपको पता है धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन जब लॉन्च किया था तब ये सेंटेंस लिखा था उन्होंने उनके ऐड में, आई एम नॉट जोकिंग, रोटी कपड़ा मकान एंड मोबाइल। आज की सच्चाई है कि ये चार चीजें तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे केस में इनके प्राइजेस बढ़ने के बावजूद भी हम इनका डिमांड कम नहीं करते, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, नेसेसिटी है। नेसेसिटीज है तो चाहिए, फिर प्राइस कुछ भी हो खरीदना तो है ही, करेक्ट। तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज विद द चेंज इन प्राइस ऑल्सो द डिमांड डज नॉट चेंज। देन विद दिस ये सब क्या बन गया आपके एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। नाउ कमिंग टू द बेसिक थिंग, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, व्हाई डू यू थिंक लॉ ऑफ डिमांड विल ऑपरेट? yes, why do you think the law of demand operates? बोलिए कोई, किसी को पता है लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है? जनरल कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट एक्चुअली। इसको बोलते हैं रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लिखो उधर, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल मतलब लॉजिक, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करने के पीछे का लॉजिक, उसे बोलते हैं रैशनल। इसमें सबसे पहली चीज आती है रियल इनकम इफेक्ट, जिसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं आप। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या मीनिंग होता है इनकम इफेक्ट का? परचेजिंग पावर इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये अच्छे से समझो, इस पर एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आप रॉन्ग जाने वाले हो, यस जाने वाले हो, इसलिए ये अच्छे से सुनो, प्रूव मी रॉन्ग आई विल बी हैप्पी। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनोगे अच्छे से। रियल इनकम इफेक्ट मतलब क्या? जब जब चीजों के दाम घटते हैं सपोज, तब तब आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, करेक्ट, उसकी वजह से आपका डिमांड बढ़ता है। वाई लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिंग? बिकॉज जब जब चीजों के दाम घटते हैं आपका परचेजिंग पावर बढ़ता है और आप डिमांड बढ़ाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई 2 रुपए की चीज है, आप 10 रुपए देते हो, कितना मिलेगा आपको क्वांटिटी? 5, 2 का टेबल आता मतलब आपको, ठीक है। तो 10 रुपए दिए, 5 क्वांटिटी लिया, अगले दिन प्राइस हो गया 1 रुपी, आपने सेम 10 रुपए दिए, आप कितने मिलेंगे आइटम्स आपको? 10। तो बोलते ठीक है यार 10 दे दो, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? वही 10 रुपए का परचेजिंग पावर क्या हुआ? बढ़ गया, इसलिए आपने ज्यादा डिमांड किया, करेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट रीजन है व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। सेकेंड रीजन व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? क्या होता है सब्स्टिट्यूट? प्राइस ऑफ मेन गुड्स बढ़ गया तो पीपल विल शिफ्ट टू अनदर गुड्स, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगा एंड देयरफॉर डिमांड फॉर मेन गुड्स कम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स? प्लीज राइट देयर। ये भले ही अभी सुनने में अच्छा लगता है, बाद में याद नहीं आता है, लिख दोगे तो याद रहेगा आपको। प्राइस ऑफ मेन गुड्स बढ़ेगा, लोग शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स पर, सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ेगा
और जब सब्सटीट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ेगा तो मेन गुड्स का डिमांड बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। mg इज मेन गुड्स, s इज सब्सटीट्यूट गुड्स। ऊपर का pp इज परचेजिंग पावर। बाय द वे इन दोनों को मिलाकर एक नाम है, बोलो, किसी ने बोला? प्राइस इफेक्ट। इन दोनों को ब्रैकेट करके लिख दो प्राइस इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों प्राइस चेंज होने की वजह से होते हैं। प्राइस चेंज होने की वजह से आपके इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है। प्राइस चेंज होने की वजह से आप सब्सटीट्यूट गुड्स पे शिफ्ट होते हो, या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स से मेन गुड्स शिफ्ट होते हो। रिवर्स कैन ऑल्सो हैपन ना। आई विल चेंज द एग्जांपल, आई विल शो यू रिवर्स मतलब क्या। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स बढ़ गया, डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड डिमांड फॉर मेन गुड्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये भी पॉसिबल है ना? यस और नो? यस। नाउ दीज आर कॉल्ड एज, दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में इसका मतलब दो चीजें आती है, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। भूलना मत ये बात को। थर्ड, ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। व्हाट इज डीएमयू? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्योंकि ये रिवीजन बैच है तो मैं डायरेक्टली डीएमयू के साथ रिलेट करके लॉ ऑफ डिमांड आपको यहीं पर समझाता हूं। दो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। एक रहेगा आपका नॉर्मल डायग्राम डिमांड वाला, क्वांटिटी और प्राइस एक्स एंड वाई एक्सिस पर आ गया, और दूसरी तरफ आपका डीएमयू वाला डायग्राम है जहां पर एक्स एक्सिस पर आपके पास क्वांटिटी है और आपके वाई एक्सिस पर आपके पास यूटिलिटी है। कौन सा यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? द अमाउंट यू आर रेडी टू पे। व्हाट इज एमयू? द अमाउंट यू आर रेडी टू पे। करेक्ट? इज कॉल्ड एज एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट लॉ ऑफ डीएमयू सेज? जितना आप क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करोगे आपका मार्जिनल यूटिलिटी उतना कम 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 होते जाता है। फिर से एक बार बोलो, जितना आप क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना आपका एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, कम कम और कम होता है। याद है ना सबको? पता है ना सबको? ओके। तो जितना क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करूंगा उतना एमयू कम होगा, जितना क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करूंगा एमयू उतना कम कम होते जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एमयू कर्व कुछ ऐसा दिखेगा आपको, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है आपको? जितना प्राइस कम होगा क्वांटिटी उतना बढ़ेगा। फिर से बोलो, जितना प्राइस कम होगा क्वांटिटी उतना बढ़ेगा। तो प्राइस इतना था, क्वांटिटी ये था। प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया। इन सभी को ज्वाइन करेंगे तो भी हमारा जो ये डायग्राम है ये भी ऐसे ही दिख रहा है। ये डिमांड कब है? क्या दोनों सेम है? यस। एक जगह सिर्फ है प्राइस और एक जगह है रेडी टू पे प्राइस। कुछ झेपा कि नहीं आपको? प्राइस यू आर रेडी टू पे इज एमयू। तो एक जगह है प्राइस, एक जगह है रेडी टू पे प्राइस। दोनों जगह बात तो वही है, क्वांटिटी जितना बढ़ेगा प्राइस कम होना चाहिए या तो रेडी टू पे प्राइस कम होगा। लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास ऑलरेडी 2 यूनिट्स है, आप तीसरा यूनिट्स कब खरीदना चाहोगे? जब प्राइस कम हो। प्राइस कम रहेगा तो ही हम तीसरा यूनिट खरीदेंगे ना। हम ज्यादा क्वांटिटी कब खरीदना चाहेंगे? जब प्राइस कम हो, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास 2 यूनिट्स तो है ही। लॉ ऑफ डीएमयू भी तो यही बोलता है, तेरे पास 2 यूनिट्स है, अब अगर तू तीसरा यूनिट लेगा तो तेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, मतलब यू आर रेडी टू पे लेस प्राइस फॉर थर्ड यूनिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम डीएमयू जब पढ़ेंगे तब वापस से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। डीएमयू के वक्त हम टीयू, एमयू, यूटिलिटी सब चीजें और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा उस वक्त। एज ऑफ नाउ समझ लो कि लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। अंडरस्टूड? अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। मुझे बताइए आपके कस्टमर्स कब ज्यादा ऐड होते हैं? जब प्राइस कम हो जाए। न्यू कस्टमर मतलब कौन?
जो अब तक कंपनी के प्रोडक्ट बाय नहीं करता था, अब बाय कर रहा है। क्यों कर रहा है? सिंपल भाषा में उसकी औकात में वो गुड्स आ गए, करेक्ट, उसके लेवल में वो गुड्स आ गए, उसने वो बाय कर लिए। तो ये बन गया उसका अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। आपको पता है आईफोन ने एक सीरीज लॉन्च किया एक्स वाला, कौन सा वो एक्सआर, वो एक्सआर सीरीज क्या है मालूम है आपको? नॉर्मल जो आपके सीरीज होते हैं 11, 12, 10 वगैरह, उसके कंपैरिजन में एक्सआर सीरीज का प्राइस कम होता है ना, होता है कि नहीं? कौन सा तो सीरीज है ना आईफोन, एसई, ओके। तो एसई सीरीज का जो प्राइस है वो नॉर्मल सीरीज से कम होता है। तो क्या किया इन्होंने, आईफोन ने ये सीरीज लॉन्च करके क्या किया, जिन लोगों का सपना था मैं भी आईफोन खरीदूं, उनको चांस दे दिया, उनको भी कस्टमर बना दिया, आईफोन का डिमांड बढ़ गया। एज सिंपल एज दिस, समझा क्या? तो फिर अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर में हम क्या बोलेंगे, प्राइस जब कम होगा डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि न्यू कस्टमर्स के रेंज में वो गुड्स आ जाएंगे। अगर वो एसई सीरीज लॉन्च नहीं होता तो आईफोन 9, 10, 11, 12 चलते रहता, और हर बार आईफोन तो क्या कर रहा है आपको पता है, पिछले सीरीज से ज्यादा ही प्राइस निकाल रहा है। तो फिर इसका मतलब कुछ कस्टमर्स के रेंज के बाहर वो जा रहा है ना, तो उनके लिए क्या, उनके लिए ये बैकएंड पे है एसई सीरीज। फिर आर जो भी सीरीज था एक्सआर सीरीज वो भी है। तो एक्सआर का प्राइस क्या है, कितना है? 40,000 है ना, ये तो कम है ना बहुत। एससी का कम है, 70 रहेगा, 1 लाख रहेगा, बट 1,50,000 तो नहीं रहेगा ना। मतलब क्या हुआ, आईफोन 13 से कम ही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं मालूम है ना आपको, उन लोगों को भी रेंज में रख रहे हैं जो लोगों के रेंज में वो 13 छूट रहा है, 12 छूट गया, 13 छूट गया, वो बोलेंगे भाई आईफोन छोड़ देते, आईफोन बोलता है नहीं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके लिए नया रेंज लेके आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, वो लोग तो कस्टमर बन ही रहे वापस से, जो लोगों का सपना था कि मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, वो लोगों के पास भी आईफोन आ रहा है। अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। लास्टली डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, आज के लिए लास्ट पॉइंट रहेगा ये, ध्यान दो सब लोग। डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी क्या होता है? एक कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस है, मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट देयर, मिल्क, दूध के मल्टीपल यूजेस है, कैन बी यूज्ड एज मिल्क, कैन बी यूज्ड एज टी, मेकिंग टी, कॉफी, स्वीट्स, पनीर, दही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे बताओ मिल्क का प्राइस अगर बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, और शायद मिल्क भी 100 रुपये लीटर आ जाए, आज आप हंसोगे बट कल की रियलिटी है, राइट? तो फिर ऐसे केस में आज जितने फ्रीक्वेंसी से हम मिल्क यूज करते हैं, जितनी चीजों के लिए हम यूज करते हैं, उतने ही फ्रीक्वेंसी से उतने ही चीजों के लिए यूज करेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर स्वीट्स बनते थे हफ्ते में 3 बार, अब बनेंगे 1 बार। कर्ड एवरी डे बनता था, अब बनेगा हफ्ते में 2-3 बार। छाछ तो रोज ही पीते थे, अब पियेंगे मतलब शायद हफ्ते में 1 बार। हाँ, गेस्ट के मेन्यू में से टी कॉफी ऑप्शन ही निकल जाएगा। क्या लोगे, चाय कॉफी? हाँ नहीं नहीं, कोकम शरबत, नींबू शरबत, दैट विल बी द थिंग। जब जब प्राइस बढ़ता है ना, तो हम अननेसेसरी यूजेस को कम कर कर डिमांड कम करते हैं। इमेजिन करो मिल्क का एक ही यूज होता कि मिल्क से सिर्फ मिल्क ही बन सकता, चाय नहीं, कॉफी नहीं, कुछ नहीं, दूध से सिर्फ दूध गर्म करो, शक्कर डालो, दूध बन गया, दैट इज द ओनली यूज। अब मिल्क का प्राइस बढ़ गया, तो डू यू थिंक मिल्क का डिमांड उतना कम हो सकता था जितना अभी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई एग्जाम्पल? आज मिल्क 100 यूजेस के लिए यूज होता है, उसकी जगह अगर एक ही यूज होता उसका, लेट्स से चलो पेट्रोल, पेट्रोल का एक ही यूज है, गाड़ी में फिल करो और चलो। अब पेट्रोल तो पीते नहीं है, उससे कर्ड वगैरह तो बनता नहीं है, तो ऐसे केस में पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बावजूद इसके पेट्रोल का डिमांड ज्यादा कम नहीं हो सकता, क्योंकि यूज ही एक था। अननेसेसरी यूजेस को कम करना मतलब क्या, आसपास के किराना शॉप को जाने के लिए आप गाड़ी यूज करते थे, आप पैदल जाओगे, दैट इज द ओनली थिंग पॉसिबल। 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल नहीं निकलोगे ना आप। एग्जाम्पल, जिस चीज का एक ही यूज है उस चीज का डिमांड ज्यादा कम नहीं हो सकता, मगर जिस चीज के मल्टीपल यूजेस है उसका डिमांड अगर, उसका प्राइस अगर बढ़ जाए, तो हम उसका डिमांड तुरंत कम कर सकते हैं बाय कटिंग द अननेसेसरी यूजेस। अंडरस्टूड? तो प्राइस बढ़ने के बाद आखिर मिल्क का डिमांड क्यों कम हुआ?
क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस थे। आर यू जेपिंग? सबको समझा क्या? सो देर आर हाउ मेनी रीजंस लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स? 5 रीजंस, बट एक्चुअली स्पीकिंग 4 ही है, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर एक ही नाम है, प्राइस इफेक्ट। तो 4 रीजंस की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। आपने कल 61 पॉइंट तक पढ़े थे, 63, आज आप 83 तक चले जाओगे, 83 तक चले जाओगे आप आज। ठीक है, shall we stop here? Shall we stop here, my friends? Okay, goodbye.